1857 कुछ लोग इसे सिपाही विद्रोह या सीपॉय म्यूटिनी कहते हैं। और कुछ इसे कहते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्जैक्टली तो आखिर सच क्या था? क्या ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा था, या फिर पूरे देश में जो दशकों से सुलग रहा था, ये उस बड़ी आग की एक चिंगारी थी? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे फैली, और सबसे जरूरी, इसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहना, मुझे लगता है इसकी जड़ों को नजरअंदाज करने जैसा है। हाँ, ये कहानी सिर्फ बंदूक और कारतूस की तो नहीं लगती। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है बदलती सत्ता की, टूटते विश्वास की, और एक पुरानी दुनिया की अपनी पहचान बचाने की एक आखिरी कोशिश की। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? हमें स्कूलों में तो एनफील्ड राइफल और उसकी कारतूसों की कहानी सुनाई जाती है, पर क्या वजह सिर्फ उतनी ही थी? वो तो बस एक चिंगारी थी। असल बारूद तो मतलब कई दशकों से इकट्ठा हो रहा था। इसके कई पहलू थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशो रिलीजियस। पॉलिटिकल कॉजेस से शुरू करते हैं। सत्ता का खेल कैसे बदल रहा था उस वक्त? देखिए, 1820s के आसपास से ही ब्रिटिश पैरामोंसी की सोच हावी हो चुकी थी। मतलब हर मामले में ब्रिटिश हुकूमत ही सबसे ऊपर है। हाँ बिल्कुल। वो सब्सिडियरी अलायंसेस के जरिए धीरे धीरे भारतीय रियासतों पर कब्जा कर रहे थे। जो पुरानी भारतीय एरिस्टोक्रेसी थी, उसकी जगह ब्रिटिश अधिकारी ले रहे थे। और लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जिक्र तो बहुत होता है। क्या ये सिर्फ एक कानूनी दांवपेंच था, या भारतीय परंपराओं पर एक सोचा समझा हमला? बहुत अच्छा सवाल है। व्यापकता का सिद्धांत सिर्फ एक कानून नहीं था, वो एक कल्चरल हमला था। इसके तहत अगर किसी हिंदू शासक का अपना कोई पुरुष वारिस नहीं होता तो वो गोद नहीं ले सकते थे। हाँ, उन्हें उत्तराधिकारी गोद लेने की इजाजत नहीं थी, जो कि सदियों से चली आ रही एक परंपरा थी। और शासक के मरने के बाद राज्य को ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया जाता था। सीधा सीधा सोचिए, सतारा, नागपुर और सबसे मशहूर झांसी, रानी लक्ष्मीबाई का पूरा संघर्ष किसी नीति के खिलाफ था। तो एक तरफ राजाओं और नवाबों से उनकी सत्ता छीनी जा रही थी, लेकिन ये बेचैनी सिर्फ महलों तक तो नहीं थी, ये आम लोगों के घरों तक भी पहुंच रही थी, है ना? बिल्कुल। और वो शायद और भी ज्यादा गहरी थी। वेस्टर्नाइजेशन मतलब पश्चिमीकरण की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। ईसाई मिशनरी खुलकर हिंदू और इस्लामी मान्यताओं को चैलेंज कर रहे थे। इसके साथ ही कई सामाजिक सुधार भी तो लाए जा रहे थे, जैसे हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून बनाना। हाँ, लेकिन ये सुधार आज के हिसाब से तो ये प्रोग्रेसिव लगते हैं। वही तो फिर लोग इनके खिलाफ क्यों थे? क्या ये सिर्फ परंपरा से चिपके रहने की जिद थी? ये जिद नहीं थी, ये डर था, अपनी पहचान खोने का डर। अंग्रेजों का इरादा चाहे जो भी हो, आम भारतीय को ये अपने धर्म और समाज के ताने बाने पर सीधा हमला लगा। अच्छा। ऊपर से एक कानून ये भी था कि जो हिंदू ईसाई धर्म अपना लेगा, उससे भी अपने परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो लोगों में ये डर फैल गया कि अंग्रेज कास्ट सिस्टम को खत्म करके सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। तो माहौल में शक और डर पूरी तरह घुल चुका था। और फिर आती है वो मशहूर एनफील्ड राइफल। Here's where it gets really interesting. हाँ, क्योंकि वो अफवाह उस गहरे डर का सिंबल बन गई। ये विद्रोह बंगाल सेना में भड़का, क्योंकि उस वक्त सिर्फ सेना ही एक ऐसी जगह थी जहां भारतीय बड़ी संख्या में संगठित थे। ओके। अब हुआ ये कि नई एनफील्ड राइफल को लोड करने के लिए सिपाहियों को कारतूस के सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। और यहीं से वो अफवाह शुरू हुई। हाँ, सिपाहियों के बीच ये बात आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर लगी चर्बी गाय और सूअर की चर्बी, काउज एंड पिग्स लॉर्ड का मिश्रण है। मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म पर एक साथ हमला। पर क्या इस बात का कोई सबूत था? दिलचस्प बात यही है कि आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन तब सबूत की जरूरत ही नहीं थी। वो परसेप्शन, वो शक ही काफी था। सही बात है। जब आपको पहले से ही लग रहा हो कि कोई आपकी पहचान मिटाना चाहता है, तो ऐसी अफवाह उस शक को यकीन में बदल देती है। तो इस अफवाह ने आग लगा दी। घटनाओं का सिलसिला कैसे आगे बढ़ा? कहानी शुरू होती है मार्च 1857 में बैरकपुर से, मंगल पांडे के साथ। हाँ, मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और अप्रैल की शुरुआत में फांसी दे दी गई। इसके बाद अप्रैल में मीरठ में सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और सजा के तौर पर उन्हें लंबी कैद दी गई और सबके सामने बेड़ियों में जकड़ दिया गया। ये तो बहुत बड़ी पब्लिक ह्यूमिलिएशन थी। एग्जैक्टली।
और इसी अपमान ने उनके साथियों को भड़का दिया। 10 मई को उन्होंने विद्रोह कर दिया, अपने ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मार दी और दिल्ली की ओर मार्च कर दिया। दिल्ली पर कब्जा इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? इसका स्ट्रैटेजिक और सिंबॉलिक महत्व क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से। दिल्ली पर कब्जा एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। कैसे? एक तो उस वक्त दिल्ली में कोई यूरोपियन सैनिक नहीं थे, तो कब्जा आसान हो गया। दूसरे, दिल्ली की स्थानीय सिपाही टुकड़ी भी बागियों से जा मिली और उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को फिर से सत्ता में बहाल कर दिया। हाँ, रात होते होते नाम मात्र के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को फिर से हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया गया। दिल्ली पर कब्जे ने पूरे विद्रोह को एक केंद्र और एक पहचान दे दी। तो एक बिखरा हुआ गुस्सा एक संगठित विद्रोह जैसा दिखने लगा। बिल्कुल। इसके बाद ये आग पूरे उत्तर भारत, आगरा, कानपुर, लखनऊ तक फैल गई। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि ज्यादातर बड़े भारतीय राजा महाराजा इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ये इसकी एक बड़ी कमजोरी रही होगी। बहुत बड़ी। तो विद्रोह तो तेजी से फैला, लेकिन अंग्रेजों ने इसे दबाया कैसे? उनका जवाबी हमला कितना भीषण था? ब्रिटिश जवाबी कार्रवाई बहुत सिस्टमैटिक और बेहद क्रूर थी। इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले, गर्मियों में दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में भयानक संघर्ष हुआ। फिर सर्दियों में सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में लखनऊ के आसपास ऑपरेशन चलाए गए। और आखिर में 1858 की शुरुआत में सर ह्यू रोज ने बची कुची विद्रोही ताकतों को खत्म किया। और 8 जुलाई 1859 को शांति की घोषणा हुई। हाँ, लेकिन ये लड़ाई बहुत क्रूर थी, दोनों तरफ से। बागियों ने अक्सर अपने ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मार दी और दिल्ली, कानपुर जैसी जगहों पर नरसंहार किए। महिलाओं और बच्चों की हत्या ने अंग्रेजों को भड़का दिया। लेकिन अंग्रेजों का बदला कहीं ज्यादा भयानक था। कहीं ज्यादा। ब्रिटिश बदले की आग में सैकड़ों सिपाहियों को संगीनों से मार दिया गया, तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। ये सिर्फ विद्रोह को दबाना नहीं था, ये एक तरह से दहशत फैलाना था, है ना? बिल्कुल। तोप के मुंह से बांधकर उड़ाना महज एक सजा नहीं थी। इसका मकसद था एक ऐसी खौफनाक याद बनाना जिसे आने वाली पीढ़ियां भी न भूलें। गांव के गांव जला दिए गए। ये सुनना भी कितना मुश्किल है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस विद्रोह ने भारत पर क्या स्थायी प्रभाव छोड़ा? इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए। एक तरह से 1857 का विद्रोह उस पुरानी दुनिया को बचाने की आखिरी कोशिश थी जो हार गई। लेकिन इसी हार ने उस नई दुनिया की नींव रखी जिसने 90 साल बाद आजादी जीती। पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो प्रशासन में हुआ, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। हाँ, वो सबसे पहला और बड़ा कदम था। भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। दूसरा बड़ा बदलाव सेना में हुआ। सेना को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया। हाँ। यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, तोपखाने जैसी जरूरी यूनिट्स पूरी तरह उनके हाथ में रखी गई और फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जातियों और धर्मों के आधार पर रेजिमेंट्स बनाई गई, ताकि सैनिक फिर कभी एकजुट ना हो सके। एग्जैक्टली। और क्या ब्रिटिश सरकार की नीतियों में भी कोई बदलाव आया? क्या उन्होंने इस घटना से कुछ सीखा? उन्होंने सीखा कि भारतीयों को पूरी तरह नजरअंदाज करना खतरनाक है। उन्हें एहसास हुआ कि संवाद की कमी इस संकट का एक बड़ा कारण थी। तो उन्होंने क्या किया? तो 1861 की नई काउंसिल में पहली बार कुछ भारतीय मनोनीत सदस्यों को शामिल किया गया। ये सिर्फ एक दिखावा था, पर एक नई शुरुआत थी। और साथ ही हिंदू समाज को प्रभावित करने वाले असंवेदनशील सामाजिक सुधारों का अंत हो गया। और सबसे जरूरी, भारतीयों पर इसका क्या असर हुआ? ये सबसे महत्वपूर्ण नतीजा था। पहली बात ये साफ हो गया कि पारंपरिक तरीके से हथियारबंद विद्रोह की कोशिश नाकाम हो गई थी। पुराने दौर को वापस लाने की उम्मीद खत्म हो गई। खत्म हो गई। भारत की पारंपरिक सामाजिक संरचना टूटने लगी और उसकी जड़ एक वेस्टर्नाइज्ड क्लास सिस्टम ने ले ली। मतलब अब रुतबा जमींदारी या नवाबी से नहीं, बल्कि अंग्रेजी शिक्षा और सरकारी नौकरी से तय होने लगा। बिल्कुल। और इसी सिस्टम से एक मजबूत मध्यम वर्ग, एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास उभरा, जिसके अंदर भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म की एक नई और ज्यादा तीव्र भावना थी। तो 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सैनिक बगावत नहीं था, ये राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक शिकायतों का एक विस्फोट था। और भले ही ये असफल रहा, इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी और अनजाने में ही उस राष्ट्रवाद के बीज बो दिए जो 90 साल बाद भारत की आजादी का कारण बना। यहाँ हम एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हाँ, ये विद्रोह तो असफल रहा, लेकिन इसने एक नई भारतीय चेतना को जन्म दिया। जरा सोचिए, अगर 1857 का ये संग्राम कभी हुआ ही नहीं होता, या अगर ये सफल हो जाता, तो 1947 में
आज़ादी का रास्ता कितना अलग होता।